हे गाइस, जय महाकाल, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। चलिए स्टार्ट करते हैं हम घटना चक्र से भारतीय राज्य व्यवस्था को, जो कि हम घटना चक्र पूर्वावलोकन से कंप्लीट करेंगे। इसमें आज हमारा टॉपिक है संविधान संशोधन। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। संविधान संशोधन। कोई भी संविधान कितना भी सोच समझ कर क्यों ना बनाया जाए, उसमें समय, काल और परिस्थिति के अनुसार संशोधन करना ही पड़ता है। भारतीय संविधान नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है। इसमें संशोधन का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन की शक्तियां प्रदान की गई हैं। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के संशोधन किए जाते हैं: साधारण विधेयक या बहुमत से, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत और राज्यों के अनुमोदन से। संविधान में संशोधन करने के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक भारतीय सदन के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं उसकी प्रक्रिया, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और संघ एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन एवं 7वीं अनुसूची का कोई भी सूची, माल, सेवा कर, जीएसटी, परीक्षा संबंधी प्रावधान, अनुच्छेद 279 का संघ राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों संबंधी प्रावधान, संविधान संशोधन की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया आदि ऐसे विषय हैं जिन पर संवैधानिक संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक होती। किन किन के लिए? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, उसकी प्रक्रिया, संसद के राज्यों का प्रतिनिधित्व, संघ एवं राज्य के मध्य विधायिका शक्तियों का विभाजन, 7वीं अनुसूची के सभी विषय, जीएसटी, माल, परिषद संबंधी प्रावधान जो कि 279 में दिए गए हैं, राज्य संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय संबंधी प्रावधान, संविधान संशोधन की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया आदि ऐसे विषय संवैधानिक संशोधन करने के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्य के विधानमंडल द्वारा संस्तुति आवश्यक होती है। संविधान के अनेक उपबंधों में संसद दोनों सदनों की साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है। इसमें नए राज्यों का प्रवेश, गठन और नए राज्यों का निर्माण और उसकी क्षेत्र सीमा और संबंधित राज्यों के नाम में परिवर्तन, राज्यों में विधान परिषदों का सर्जन और समापन आदि शामिल होता है। ये व्यवस्थाएं अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती। भारतीय संविधान के प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा भारत के संविधान में 2 नए अनुच्छेद 31 का और 31 ख तथा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। देखिए, इसमें कुछ परिवर्तन है, जैसे कि नए राज्य का प्रवेश, गठन, नए राज्य का निर्माण, उनकी सीमा क्षेत्र में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, राज्यों की विधान परिषदों का सृजन करने के लिए कोई भी संशोधन किया जाएगा तो वह अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों में संविधान संशोधन नहीं समझा जाता। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ। इसमें 2 अनुसूची 31 का और 31 ख जोड़ी गई थी और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान कहा जाता है। संविधान की 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा किसी दल के निर्वाचन सदस्यों के दल बदल पर रोक लगाई गई थी। 61वें संविधान संशोधन को 1988 द्वारा मतदान की सूची की जो आयु है वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़े गए नए अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार उपबंधित किया गया था। 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा मंत्री परिषद के आकार को सीमाबद्ध करते हुए केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा और विधानसभा की सदस्य संख्या के अधिकतम 15% तक राज्यों में किंतु 12 में से कम नहीं होगी निर्धारित कर दिया गया था।
69वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 97वां संविधान संशोधन 2011 सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 10वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश सीमा समझौते के क्रियान्वयन से संबंधित है। 100वां संविधान संशोधन बांग्लादेश और भारत के बीच में सीमा समझौते के क्रियान्वयन से संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन विधेयक अधिनियम 2016 में आया और यह जीएसटी से संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन 2018 में आया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए। और 103वां संविधान संशोधन सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरी और शिक्षा में 10% का आरक्षण देने से संबंधित था। 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक लोकसभा और राज्यसभा सीटों में आरक्षण की अवधि 10 वर्ष और आगे बढ़ाकर संविधान के प्रारंभ में 80 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है, जबकि एंग्लो इंडियन की मनोनयन की व्याख्या की अवधि को आगे नहीं बढ़ाया गया है, जिससे उनके लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 331 और विधानसभा में संबंधित राज्यपाल द्वारा 333 मनोनयन की व्याख्या संविधान के प्रारंभ के 70 वर्षों बाद 25 जनवरी 2020 से निष्प्रभावी हो जाएगी। 25 जनवरी 2020 से निष्प्रभावी हो जाएगी। 105वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 द्वारा राज्य एवं संघीय क्षेत्रों द्वारा सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची स्वयं के उद्देश्यों के लिए तैयार कर सकने के अधिकार को बहाल कर दिया गया है। संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का अर्थ है कि संविधान में कुछ लक्षण ऐसे मूलभूत हैं जिनमें संशोधन द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। आधारभूत संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती वाद 1973 में किया गया था। अब आते हैं इससे संबंधित प्रश्न। अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है, तो ये सही है। कारण क्या है? संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्थान होती हैं, तो ये भी सही है। तो दोनों ही कथन सही है और RA की सही व्याख्या करता है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 368 क्या कहता है कि संविधान में संशोधन कर सकती है संसद। क्यों? क्योंकि जनता द्वारा इसको निर्वाचित किया गया है, इसलिए यह उच्चतम विधायी संस्थान है, इसलिए संशोधन कर सकती है, तो ये सही हो जाएगा। 368 के अनुसार संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन या निष्शासन के रूप में संशोधन इस अनुच्छेद में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कर सकती है। संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्थान है। इसी कारण से संविधान में संशोधन का यह अधिकार संसद को प्राप्त है कि अतः दोनों ही कथन सही है और RA की सही व्याख्या भी करता है। निम्न विधायकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए? तो ऐसा कौन सा विधेयक है जो कि दोनों सदनों से अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए? तो ये है संविधान संशोधन विधेयक। संसद की संविधान संशोधन की प्रक्रिया, उसके लिए प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 368 में वर्णित की गई है। अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है, अर्थात कुल सदस्यों के आधे से अधिक और उपस्थित एवं मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन करने की प्रक्रिया दी गई है? तो 368 में दी गई है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया है? तो 368 में दी गई है। भारतीय संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है, तो संसद के किसी भी सदन में पहल की जा सकती है।
संविधान संसद में किसी भी एक सदन राज्यसभा या लोकसभा में इस प्रयोजन के संबंध में विधेयक पुनर्स्थापित करना प्रारंभ कर सकता है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 368(2) में दिया गया है, किंतु संशोधन के लिए प्रत्येक सदन के सदस्यों की विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जाता है तो किसी भी सदन में ला सकते हैं हम, ना तो लोकसभा में और ना ही राज्यसभा में। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का विधेयक कहाँ ला सकते हैं, तो ना ही लोकसभा में ना ही राज्यसभा में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कौन से संशोधन लाने का उपक्रमण किया जा सकता है? तो भारत में संविधान संशोधन लाने का उपक्रम क्या हो सकता है? तो हम लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी ला सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368(2) के उपबंध के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थित के लिए जाता है तो क्या होगा? तो वह विधानसभा संकल्प पारित कर सकती है, विधानसभा संकल्प अस्वीकार कर सकती है। तीसरा, ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, तो तीनों कर सकती है। यदि कोई भी विधेयक लोकसभा से पारित होकर, संसद द्वारा पारित होकर किसके पास जाता है? राजस्थान विधानसभा के पास जाता है। अच्छे राजस्थान का पेपर है इसलिए इन्हें ऐसे बोला है ना। तो अनुच्छेद 368 में 2 में क्या कहा गया है कि विधेयक के भारत की संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपेक्षित बहुमत से पारित किया जाएगा। इसके पश्चात राष्ट्रपति की अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों द्वारा इस विधेयक को अनुसमर्थित करना होगा। आधे राज्य यदि विधेयक को अपनी संस्तुति देते हैं तो औपचारिक रूप पूर्ति हो जाएगी। राजस्थान विधानसभा समेत कोई भी विधानसभा संकल्प को पारित कर सकती है या अस्वीकार कर सकती है और ऐसे संकल्प में विधानसभा द्वारा कोई भी संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। तो कौन से संशोधन के लिए? तो ये है हमारा पहला, संविधि के संघीय प्रावधान के लिए, संविधान के संघीय प्रावधान के लिए, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार के लिए और संविधान संशोधन की प्रक्रिया के लिए हमें राज्य और बहुमत, विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। नए राज्य का निर्माण करने और राज्य की सीमाएं परिवर्तन करने के लिए तो ये तो 368 का संशोधन ही नहीं समझा जाएगा, तो चौथा तो गलत ही हो जाएगा। भारतीय संविधान में नम्य एवं परिवर्तनशील है। इसकी आवश्यकता अनुसार इसमें अनुच्छेद 368 दिया गया है, जिसमें संशोधन करके हम संविधान में 3 प्रकार से संशोधन कर सकते हैं। पहले साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और तीसरा है विशेष बहुमत एवं राज्यों के अनुमोदन से। साधारण बहुमत से संविधान में संसद साधारण बहुमत से संशोधित कर सकती है। इस प्रकार के संशोधन को अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के तहत संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। राज्य के नाम, सीमा में परिवर्तन करने और नए राज्य का निर्माण करने, राज्य में विधान परिषदों का सृजन करने, उन्हें समाप्त करने, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि करने, कमी करने वाले संशोधन आदि साधारण विधेयक से या साधारण बहुमत से ही पारित हो जाते हैं। विशेष बहुमत में 368(2) में दिया गया है और इसमें के तहत संसद प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत या फिर कुल सदस्य संख्या के बहुमत या और उपस्थित मत देने वालों सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधेयक पारित कर संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों में संशोधन कर सकती हैं। विशेष बहुमत और राज्य के अनुमोदन से अनुच्छेद 368(2) के तहत परंतु के अनुसार संविधान के कतिपय प्रावधान ऐसे हैं कि इसमें संशोधन करने के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा। अतः राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया, संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय संबंधी प्रावधान, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान संशोधन की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया, संघ राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन और 7वीं सूची में वर्णित सूचियों की प्रविष्टि, माल एवं सेवा कर, जीएसटी परिषद संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 279A आदि इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? विशेष बहुमत और राज्यों का अनुमोदन।
निम्नलिखित में कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन करने से संभव है, तो राज्यों का विधानमंडल के अनुसमर्थन चाहिए पड़ेगा। संसद के राज्यों का प्रतिनिधित्व के लिए, 7वीं अनुसूची के किसी भी सूची के लिए, लेकिन किसी भी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति के लिए हमें राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती। 1, 2 और 3 सही हो जाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पुनर्स्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है, तो नहीं, राज्यसभा में कर सकते हैं। यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना चाहिए, तो ये भी गलत है। दोनों ही इसके ऑप्शन गलत हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368(2) के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पुनर्स्थापित किया जा सकता है, अतः कथन एक गलत हो जाएगा। संघीय चरित्र परिवर्तन से संबंधित संशोधन कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन होना चाहिए, ना कि सभी राज्यों के विधानमंडलों द्वारा। इसलिए अनुच्छेद 368(2) के तहत ये भी गलत हो जाएगा। संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा सम्मिलित नहीं है? केंद्र और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कर सकती है, तो ये सही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से संबंधित है, और राष्ट्रपति की योग्यता के लिए प्रश्न कर सकती है। इसमें क्या होगी? संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में सम्मिलित नहीं है, तो राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित नहीं है। फिर राष्ट्रपति के पद की शर्तों के लिए, तो ये भी जरूरी नहीं है, और राष्ट्रपति कार्यकाल के लिए भी नहीं है। केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का बंटवारा मतलब 7वें में है, और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व से भी है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। कौन कौन सा? चौथा, 5वां और 6वां गलत है। राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति की पदों की शर्तें एवं राष्ट्रपति के कार्यकाल जैसी विशेष संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन के साथ के अंतर्गत नहीं आते। इनमें कोई भी परिवर्तन संसद के द्वारा बगैर राज्यों के अनुसमर्थन से किया जा सकता है। उस स्थिति में जबकि लोकसभा द्वारा पारित किसी संवैधानिक संशोधन विधेयक को उच्च सदन ने अस्वीकार कर दिया होता, तब क्या होगा? तो वह विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा यदि उसको लोकसभा में अस्वीकार कर दिया गया है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से स्वीकृत किए जाने चाहिए। किसी एक सदन द्वारा पारित होने पर दूसरे सदन पर उसको अस्वीकार होने पर, अर्थात दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि संविधान संशोधन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संविधान में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। संविधान संशोधन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की 2 विधियों का उल्लेख किया गया है, तो नहीं, इसमें कितनी संविधान संशोधन की विधियां? तो हाँ, 2 तो हैं, एक विशेष बहुमत, एक साधारण बहुमत। संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में प्रारंभ किया जाता है, नहीं, तो ये गलत हो जाएगा बी, क्योंकि लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी हम इसको पारित या प्रारंभ कर सकते हैं। संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच में विवाद की स्थिति होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है, तो ये भी गलत है कि संशोधन विधेयक में कभी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक द्वारा निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता, तो ये सही है कि राष्ट्रपति संशोधन विधेयक पर निषेधाधिकार प्रयोग नहीं कर सकता। अनुच्छेद 368(2) के तहत संविधान संशोधन की 2 विधियां मानी गई हैं। पहले आती है प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा, और दूसरा, इस प्रकार पारित संशोधन विधेयक में कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों के अनुसमर्थन द्वारा। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। दोनों सदनों में विवाद की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में नहीं है। साथ ही संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अनुमति देनी होगी, उसे निषेधाधिकार प्राप्त नहीं होता। संविधान संशोधन करने के विधायकों की वीटो शक्ति की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी।
से स्थापन करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई है? तो इसको 24वां संविधान संशोधन, संविधान का 24वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा अनुच्छेद 368 के खंड बी में या 2 में संशोधन करके संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक की वीटो शक्ति कर सकने की राष्ट्रपति की शक्ति को छीन लिया गया है। इसे 368(2) के अनुसार इस संशोधन के प्रारंभ संसद के किसी भी सदन के प्रयोजन के लिए विधेयक पुनः स्थापित करके ही किया जा सकता है, जब वह विधेयक प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है। तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो विधेयक को अनुमति देगा, और तब यह संविधान उस विधेयक के निबंधनों के अनुसार संशोधित कर सकेगा। परंतु कतिपय मामलों में विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व कम से कम आधे राज्य के विधानमंडलों द्वारा पारित उस संशय के विषय या संकल्पों द्वारा उन विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी अपेक्षित होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था, तो ये सही है। 101वें संविधान संशोधन विधेयक 2016 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था, तो ये भी सही है। 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा भाग 20 के संविधान के संशोधन संबंधी अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया के साथ संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्तियां जोड़ी गई थी और राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति देने हेतु बाध्य बनाया गया था। इसके अतिरिक्त इसी संशोधन से अनुच्छेद 368 में खंड 3 के तहत यह प्रावधानित किया गया कि अनुच्छेद 13 की कोई भी बात इस अनुच्छेद के अधीन किए गए किसी संशोधन को लागू नहीं करेगी। 101वें संविधान संशोधन 2016 द्वारा अनुच्छेद 368 के खंड 2 के परंतु के भाग 1 के अनुच्छेद में अनुच्छेद 279 का को सम्मिलित करके माल एवं सेवा कर परिषद संबंधी संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन हेतु कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी अपेक्षित किया गया है। भारतीय संविधान के लिए पहले संशोधन विधेयक कब लाया गया था? सबसे पहला संशोधन विधेयक आया था 1951 में। 10 मई 1951 को संसद द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। जून 1951 में इसको अधिनियमित किया गया और इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 372, 376 में संशोधन किए गए थे। 2 नए अनुच्छेद 31 का और 31 ख को 9वीं अनुसूची को इसमें जोड़ा गया था। संविधान के प्रथम संशोधन जो कि वर्ष 1951 में पारित किया गया था किससे संबंधित है? तो ये था हमारे कुछ राज्यों में किए गए कृषि एवं कृषि भूमि संबंधित सुधार के संरक्षण में। इसमें नए अनुच्छेद जोड़े गए थे जो कि था 31 का और 31 ख और एक नई अनुसूची जोड़ी गई थी जो कि 9वीं थी। इसमें कृषि और कृषि भूमि संबंधी सुधारों के लिए संरक्षण हेतु भूमि सुधार कानूनों को चुनौती ना दी जा सके, यह प्रावधान किया गया था। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची परिवर्तित की गई थी। तो पहले संविधान संशोधन के द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा या फिर ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा अपबंध करेगा। इसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है 15वां संविधान संशोधन के द्वारा। 15वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा अंत स्थापित अनुच्छेद 124(2)(a) के तहत प्रावधान किया गया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद द्वारा विधि उपबंध किया गया हो। भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और पीबी वर्षों की समाप्ति कब की गई थी? तो ये समाप्त की गई थी 1971 में।
इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में वर्ष 1971 में अधिनियम 26वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 363 का देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति करके पीवी वर्षों के अंत कर दिया गया था और अंत स्थापित कर एवं अनुच्छेद 251 शासकों की पीवी वर्षों की राशि और अनुच्छेद 362 देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार का निरसन करके भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और पीवी वर्षों की समाप्ति की गई थी। तो किसके अंतर्गत की गई है ये? तो 363 के तहत और अनुच्छेद 362 में जो राज्यों के अधिकार हैं, इनको पीवी वर्ष मिले हैं, उनको समाप्त किया गया था। और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 251 को भी इसमें निष्कर्षित किया था 26वें संविधान संशोधन 1971 में। 13वां संशोधन यह नागालैंड से संबंधित है। 18वां संशोधन यह राज्य को पुनर्परिभाषित करने से संबंधित है। 39वां संविधान संशोधन यह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती न देने से संबंधित है। और 52वां संविधान संशोधन यह दल बदल अधिनियम से संबंधित है। 13वां संशोधन नागालैंड से है। 18वां संविधान संशोधन अच्छे से राज्यों की परिभाषा दी गई 18वें संशोधन के द्वारा 68 से। और 39वां संविधान संशोधन तो 3 की उम्मीद थी लेकिन 9 लोग चुनकर आए हैं, तो 3-9 संविधान संशोधन किया गया है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती न देने से। और 52वां संविधान संशोधन दल बदल अधिनियम से संबंधित है। न्यायिक पुनरीक्षण की शक्तियां का परिसीमन, न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है हमारे 38 के तहत 38वां संविधान संशोधन के द्वारा। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया था, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था, तो 61वें संविधान संशोधन से। और विधायिका में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन से। देखिए, न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन 38वें संविधान संशोधन 1975 में किया गया था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया था 61वें संविधान संशोधन 1988 में। उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अब आते हैं संविधान में संशोधन और उसकी विषय वस्तु। संविधान कौन सा है? ये 69वां संविधान संशोधन है। इसका संबंध है तो 69वां संविधान संशोधन है जो कि 1991 में किया गया था और दिल्ली को इसमें राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। फिर आता है 75वां संविधान संशोधन जिसमें राज्य स्तरीय किराए अधिकरण का प्रावधान किया गया था। 80वां संविधान संशोधन, इसमें 10वें वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकार की गई थी। फिर संविधान का 83वां संविधान संशोधन, इसमें अरुणाचल प्रदेश की पंचायतों में अनुसूचित जाति के लिए इसमें आरक्षण नहीं मिलेगा, ये बात कही गई थी किसमें? 83वें संविधान संशोधन में। चलिए हम इनके उत्तर देखते हैं। देखिए, 69वां संविधान संशोधन, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। 75वां संविधान संशोधन, राज्य स्तरीय किराया अधिकरण की स्थापना की गई थी। 80वां संविधान संशोधन, 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकारा था। 83वां संविधान संशोधन, इसमें अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जाति हेतु कोई आरक्षण नहीं था क्योंकि वहां पर उनके प्रभावकारी संख्या नहीं थी, इसलिए वहां का समाज आदिवासी समाज है, इसलिए अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण हटा दिया गया है किसमें? 83वें संविधान संशोधन में। अब आती हैं फिर से अनुसूची 1 को 2 से मिलाइए, हम इनके आंसर ही देख लेते हैं सीधे जिससे हमारे याद हो जाएगा। पहला आता है अनुच्छेद 19(1) का गा के अंतर्गत सहकारी समिति बनाने का जो अधिकार है रिक्तियों के ब्लॉक कब किसमें किया गया है? तो जो सहकारी समिति बनाने का जो अधिकार है वह है 97वां संविधान संशोधन 2011। सहकारी समितियों को बनाने का अधिकार 97वां संविधान संशोधन 2011 किया गया है जिसमें अनुच्छेद
19 के 1 के गा जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत ये समितियां बनाने का अधिकार दिया गया था, जो कि मौलिक अधिकार है। रिक्तियों के ब्लॉक को भरने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का सिद्धांत, जो ब्लॉक स्तर पर पद होते हैं उनको भरने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण दिया गया है 81वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा। 81वां संविधान संशोधन 2000 के द्वारा दिया गया है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का निर्माण, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति का आयोग का निर्माण किया गया था 99वां संविधान संशोधन 2014 के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिखंडित किया गया था। तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का निर्माण 99वें संविधान संशोधन 2014 के द्वारा किया गया है। मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करना, जो मंत्रिपरिषद थी उसके आकार को परिसीमित किया गया था 91वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर से देखते हैं, देखो पहला आता है हमारा 97वां संविधान संशोधन, जो कि अनुच्छेद 19(1) के गा में सहकारी समितियों के लिए बनाने का अधिकार दिया गया है। 81वां संविधान संशोधन, जो ब्लॉक स्तर होता है उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 99वां संविधान संशोधन, इसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का निर्माण किया गया है। और 91वें संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित किया गया है। निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। 1976 के 42वें संविधान संशोधन विधेयक को संविधान के बहुत सारे प्रावधानों में परिवर्तन या परिवर्धन किया गया था। अनेक प्रावधान जोड़े गए थे, इसलिए इसे लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। 42वें संविधान का मुख्य उद्देश्य उच्चतम न्यायालय द्वारा 1973 में केशवानंद भारती मामले में दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करना था। इसमें संसद की संविधान संशोधन की शक्तियों को इस मामले में निर्णीत संविधान के आधारभूत ढांचे को संशोधित करने से रोका गया था। निम्नलिखित में कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 के का के अंतर्गत है और अनुच्छेद 51(1) में दिया गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, परंतु वर्तमान में 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसकी संख्या 11 हो गई है। इसे सोवियत संघ से लिया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के 44वां संविधान संशोधन एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनरावलोकन के परे रखा है, तो ये गलत है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है 44 में। भारत के संविधान के 99वें संविधान को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया है, क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है, तो ये सही है। वर्ष 1975 में 39वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 329 का को जोड़कर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन को न्यायिक पुनरावलोकन से परे रखा गया था। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और जो लोकसभा अध्यक्ष है उनके न्यायिक निर्वाचन को न्यायिक पुनरावलोकन से परे रखा गया है। किसके द्वारा? ये 39वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 329 का जोड़कर। इससे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा निरस्त कर दिया गया था, इसलिए कथन ए गलत है। 99वां संविधान संशोधन 2014 में आया था। इसके द्वारा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था, जिसे अक्टूबर 2015 में दिए गए अपने निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक पालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन मानते हुए असंवैधानिक करार कर दिया, इसलिए भी सही है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की शक्ति या संविधान पीठ में असंवैधानिक घोषित किया था? तो जो 99वां संविधान संशोधन था, इस 2014 में आया था, इसको उच्चतम न्यायालय ने संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचन सदस्यों के दल बदल निम्नलिखित में किसका प्रतिबंध किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको प्रतिबंध किया गया है।
10वीं अनुसूची जोड़कर इसके तहत दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर रोक लगाई गई है और 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसको अपेक्षित संशोधन भी किया गया है। निम्नलिखित संविधानों में से किस एक के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन संबंधित दल बदल से भारत में राजनीतिक दलों में दल बदल की बुराई को किस संविधान के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 52वां संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल को लगाया गया है, हटाया गया है। संविधान में न्यायिक जो दल है उनको 52वें संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल पर रोक लगाई गई है। भारतीय संविधान में प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है? तो हिंदी पाठ को हम किस संशोधन के द्वारा अधिकृत कर सकते हैं या प्रकाशित कर सकते हैं? तो ये 58वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा। संविधान संशोधन के प्राधिकृत हिंदी पाठ को 58वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है। इस अधिनियम के द्वारा संविधान के भाग 22 के शीर्षक में संक्षिप्त नाम प्रारंभ के बाद हिंदी में प्राधिकृत पाठ को जोड़ा गया और अनुच्छेद 394 का को अंत स्थापित कर राष्ट्रपति को संविधान के मूल पाठ का अब तक किए गए संशोधन सहित हिंदी में अनुवाद प्राधिकृत पाठ प्रकाशित करने का प्राधिकार दिया गया। निम्नलिखित में कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? तो ये 61वां संविधान संशोधन 1998 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 में संविधान संशोधन करके मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करता है और इसको 28 मार्च 1989 से प्रभावी किया गया है। निम्नलिखित में से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया है? तो 61वें संविधान से। संविधान संशोधन में से किसमें एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बनाया गया है? तो 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान के 69वें संविधान संशोधन 1991 1 फरवरी 1992 से प्रभावी हुआ। इसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। इसे संघ राज क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और इसके प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा एक संशोधन संसदीय प्रदेश संघ शासित प्रदेश दिल्ली को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संपरिवर्तित करता है? तो ये है 69वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान का 79वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो ये है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से। 79वां संविधान संशोधन 1999 के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण और एंग्लो इंडियन के मनोनीत की व्याख्या की अवधि को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। इसे 95वें संविधान संशोधन 2009 के द्वारा पुनः 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। संविधान में 104वां संविधान संशोधन करके 2019 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को पुनः 10 वर्षों के लिए संविधान के प्रारंभ से 80 वर्ष अर्थात 25 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ाया गया है। तथापि एंग्लो इंडियंस की मनोनयन की व्याख्या को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा और विधानसभा में सीटों का आरक्षण का प्रावधान संविधान की 79वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। संविधान का 93वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है। तो ये है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से। संविधान का 93वां संविधान संशोधन 2001 6 से 14 वर्ष के बीच आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान के लिए संसद में पेश किया गया है, जो कि अधिनियमित होने के बाद 86वें संविधान संशोधन 2001 के रूप में जाना जाता है। इसके द्वारा मूल अधिकारों के तहत नए अनुच्छेद 21(1) को अंत स्थापित किया गया है और
यह राज्य में नीति निर्धारण तत्वों के तहत अनुच्छेद 45 को प्रतिस्थापित किया गया है और मूल कर्तव्यों में एक नया खंड 51 का कट्टा जोड़ा गया है और यह संशोधन विधेयक 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के रूप में अधिनियमित हुआ है। 86वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसको 2010 के द्वारा लागू किया गया है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 को प्रतिस्थापित करके शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया है। इस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत 21 के बाद अनुच्छेद 21 का को जोड़ा गया। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया और 12 दिसंबर 2002 को राष्ट्रपति की अनुमति मिलने पर इसे इसी दिन केंद्र सरकार के गजट में अधिसूचित कर दिया गया। लेकिन इसमें प्रस्तावित शिक्षा के अधिकार को वर्ष 2009 में संसद के द्वारा अधिनियमित किया गया और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बच्चों को अधिकार अधिनियम के साथ 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिया गया। किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 31 का संविधान में जोड़ा था? तो ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को किस संशोधन के द्वारा 2 अलग अलग निकाय में बांटा गया था? तो ये है 89वें संविधान संशोधन के द्वारा इन दोनों को अलग किया गया था। 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को 2 अलग अलग निकायों में बांटा गया और तदनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 और 338 का के क्रमशः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की व्याख्या की गई। निम्नलिखित में से संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक में यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या और उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा? तो ये किया गया है 91वें संविधान संशोधन के द्वारा। 91वां संविधान संशोधन 2003 तक मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या के संबंध में संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था। यह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर था। वर्ष 2003 में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या के संबंध में संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के विवेक पर यह निर्भर करता था, परंतु वर्ष 2003 में अधिनियमित करके 91वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संसद के अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 164 में संशोधन करके केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा और राज्य विधान सभा की सदस्य संख्या की अधिकतम 15% तक तथापि राज्य में 12 से कम नहीं होगी निर्धारित कर दी गई है। इस संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची में भी संशोधन किया गया था और 10वीं अनुसूची के तहत निर्हित सदन में किसी भी सदस्य को मंत्री पद के लिए निर्हित किया जा सकता है। संविधान के किस संविधान संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के लिए कुल सदस्यों का 15% तक सीमित कर दी गई? तो ये था हमारा 91वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के संशोधन में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो ये 91वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% तक का आरक्षण दिया गया है? तो ये है 93वां संविधान संशोधन। संविधान में 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षक संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% तक का आरक्षण दिया गया है। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 15 में खंड 5 को जोड़ा गया है और इस संशोधन के तहत प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 15 और या अनुच्छेद 19(1) का जी कि कोई बात राज्य को नागरिकों के किन्हीं सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जहां तक ऐसे विशेष उपबंध उनकी शिक्षा संस्थानों में प्रवेश से संबंधित हैं, उनके अंतर्गत निजी शिक्षा संस्थाएं भी हैं, चाहे वह राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो या फिर बिना सहायता प्राप्त हो, जो अनुच्छेद 31(1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षा संस्थाओं से भिन्न है। विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध बनाने से
निवारित नहीं करेगा। 2012 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संविधान संशोधन का सरोकार किस विषय से है? तो यह सहकारी संस्थानों के गठन का कार्य का संचालन करने से है। 12 जनवरी 2012 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद 97वें संविधान संशोधन 2001 को अधिसूचित किया गया और इस संशोधन से सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 19 का के खंड सी में सहकारी समितियां शब्द और भाग 4 में अनुच्छेद 43A के बाद 43B सहकारी समितियों का संवर्धन तथा भाग 9 में का के बाद भाग 9B जो कि अनुच्छेद 243ZH से 243ZT तक जोड़ा गया। इसके अंतर्गत सहकारी संस्थानों को प्रोत्साहित करना और सहकारी संस्थानों का व्यावसायिक प्रबंधन, गठन और कार्य संचालन संबंधी प्रावधान शामिल हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां जोड़ी गई थीं? तो इसको 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(j) के अनुसार सहकारी समितियों के निर्देशकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो इनकी संख्या होगी 21। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(j) के अनुसार सहकारी समितियों के बोर्ड में उनकी संख्या में निर्देशक होंगे जिन्हें राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर उपबंधित किया जाएगा, परंतु सहकारी सोसाइटी के निर्देशकों की अधिकतम संख्या 21 से अधिक नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा संविधान में सहकारी समितियों के संबंध में प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। अब आता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स का प्रावधान किसके द्वारा किया गया है? तो ये था हमारा 101वां संविधान संशोधन 2016। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 माल एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST का प्रावधान करता है। इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधान सितंबर 2016 से प्रभावी किए गए तथा भारत में माल एवं सेवा कर का प्रारंभ 1 जुलाई 2017 को कर दिया गया। अनुसूची 1 को अनुसूची 2 से मिलाइए। संविधान 94वां संविधान संशोधन 2006 किससे संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 164 से संशोधन से 164 में संशोधन किया गया है 94वां संविधान संशोधन से। संविधान का 95वां संविधान संशोधन 2009 यह अनुच्छेद 334 में संशोधन करता है। तो 95वां संविधान संशोधन करता है अनुसूची 334 में। संविधान में 96वां संविधान संशोधन 2011 करता है 8वीं अनुसूची से संबंधित संशोधन। तो 96वां संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची से संबंधित है। संविधान का 103 संविधान संशोधन का संबंध है अनुच्छेद 15 में संशोधन से। चलिए हम इनको फिर से देखते हैं। 94वां संविधान संशोधन 2006 में आया था और यह 164 में संशोधन करता है। 95वां संविधान संशोधन 2009 में आया और यह 334 में संशोधन करता है। 96वां संविधान संशोधन 2011 में आया और 8वीं अनुसूची से संबंधित है। 103वां संविधान संशोधन 2019 में आया और यह अनुच्छेद 15 में संशोधन करता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी थी? तो ये है 105वां संविधान संशोधन को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी गई है। अब आता है संविधान में 127वां संशोधन विधेयक 2021 में लोकसभा द्वारा 10 अगस्त 2021 को राज्यसभा द्वारा 11 अगस्त 2021 को पारित किया गया। इसे 18 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 के रूप में इसको अधिसूचित किया गया। देखो, संशोधन विधेयक था 127वां और अधिनियम था हमारा 105वां। इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 342 का में संशोधन करके राज्य और संघीय क्षेत्रों द्वारा सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची स्वयं के उद्देश्यों के लिए तैयार कर सकने के अधिकार को बहाल करती है। साथ ही इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 338B और 366 में भी तत्संबंधी अपेक्षित संशोधन करती है।
निम्नलिखित में से सही कालक्रम में हम इनको जमाना है। पहले आते हैं हमारे गोलकनाथ बनाम केस, फिर केशवानंद नहीं, फिर 24वां संविधान संशोधन, फिर 42वां संविधान संशोधन। तो सबसे पहले आते हैं हमारे गोलकनाथवाद, जो कि आया है 1967 में, गोलकनाथवाद 1967 में। फिर केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य कहा जाता है, और ये आया था हमारा 1973 में। उसके बाद आता है 24वां संविधान संशोधन 1971 में, और फिर आता है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। निम्नलिखित किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद में संविधान संशोधन शक्तियों को सीमित किया था? तो सबसे पहले सीमित किया है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में, क्योंकि इतना मतलब थोड़ा सा सीमित किया और गोल करने की कोशिश की। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में सबसे पहले संशोधन करने की शक्तियों को सीमित किया गया था संसद की। सर्वप्रथम गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की संविधान संशोधन शक्ति की सीमा को आपेक्षित किया था, और इस निर्णय को निष्प्रभावी करने के उद्देश्य 24वां संविधान संशोधन 1971 लाया गया था। फिर आते हैं केशवानंद भारती केस का महत्व समझाइए या किस लिए है? तो इसमें उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल विषयों को प्रतिपादित किया था। तो मौलिक ढांचा या फिर जो मूल विशेषताएं हैं वो किसमें बताई गई हैं? तो केशवानंद भारती केस में बताई गई हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में ऐतिहासिक मामले में संशोधन 24वां संविधान संशोधन अधिनियम की विधि मान्यता को उच्चतम न्यायालय ने चुनौती दी, और इसमें उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 368 में व्यक्त संसद की संविधान संशोधन की शक्ति की समीक्षा की। उच्चतम न्यायालय ने इसमें निर्णय दिया कि संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के विभिन्न उपबंधों में संशोधन करने की पूर्ण शक्ति है, किंतु वह कोई भी ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जिसमें संविधान का मूल ढांचा या फिर आधारभूत ढांचा नष्ट होता है। इसके पश्चात उच्चतम न्यायालय के समक्ष संविधान संशोधन से संबंधित जो भी मामले आते उनका निर्णय इसी आधार पर होता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत ढांचे का सिद्धांत कब बताया था? तो केशवानंद भारती 1973 में बताया है। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो संसद कर सकती है। भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य क्या है? तो संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता। तो ये सही है, पहले ही सही है। भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं जिन्हें समाप्त या फिर परिवर्तित नहीं किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में अपने फैसले में यह स्पष्ट कर दिया था कि संविधान के कुछ आधारिक मूलभूत लक्षण हैं जिनका किसी भी स्थिति में संशोधन नहीं किया जा सकता। संविधान का कौन सा संशोधन यह प्रावधानित करता है कि कोई भी कानून जो कि राज्य के उन नीति निर्देशक तत्वों को जो अनुच्छेद 39B और C में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाएगा, और इस कारण से इसे निरस्त नहीं किया जाएगा कि यह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करते हैं। तो 25वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको 1971 में जोड़ा गया था, और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 31C के तहत यह प्रावधान किया गया था कि अनुच्छेद 39B और C में वर्णित राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाने हेतु पारित किया गया कानून इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह 14, 19 या फिर 31 अनुच्छेद 31 44वें संविधान संशोधन द्वारा निर्देश में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा राज्य नीति के सभी निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 और 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई थी। तो ये गलत है। मिनर्वा मिल्स बाद 1980 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह व्याख्या की थी कि केवल अनुच्छेद 39 ख और ग में उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 और 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की जाएगी, अगर संवैधानिक है। तो ये बी सही है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 31 ग का विस्तार करके राज्य के नीति निर्देशक के सभी निर्देशक
तत्वों का प्राथमिकता एवं सर्वोच्चता को मूल अधिकारों पर प्रभावी बनाया गया था। किसमें? 42वें संविधान संशोधन, ना कि 44 में। तो पहला गलत हो जाता है। उन अधिकारों पर जिनका उल्लेख अनुच्छेद 14, 19 और 21 में दिया गया है। 14, 19 और 21 में किया गया है। हालांकि इस विस्तार को उच्चतम न्यायालय द्वारा मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया गया, लेकिन अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 द्वारा स्थापित मूल अधिकारों को 39 ख और ग में बताए गए दिशा निर्देश या निर्देशक तत्वों के अधीनस्थ माना गया। अनुच्छेद 31 संविधान का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा निर्धारित कर दिया गया है, इसलिए बी सही होता है और ए गलत। सिक्किम नया राज्य बना था किस संशोधन के द्वारा? 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम नया राज्य बना था। 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान के 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में 74 में उसको सह राज्य का दर्जा और 75 में इसको सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में स्वीकृत किया गया था। और अनुच्छेद 371F के तहत सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। निम्नांकित कौन सा कथन सिक्किम के संबंध में सही है? तो 1975 में भारत का अभिन्न अंग बना था, तो ये सही है। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग कहा जाता है। इसे मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं, तो ये भी सही है। तीनों ही सही हैं। 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया है और भारत का अभिन्न अंग बनाया गया है। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है क्योंकि यह पूर्व हिमालय के हॉट स्पॉट क्षेत्र में आता है, जब जैव विविधता से परिपूर्ण है और यह मुख्य निवासी लेप्चा, भूटिया और नेपाली लोग निवास करते हैं। निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो ये है हमारा 53वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986। मिजोरम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा 53वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दिया गया है और अनुच्छेद 371G के तहत मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। 20 फरवरी 1987 को मिजोरम राज्य भारतीय संघ का 23वां राज्य बना। भारतीय संविधान में 98वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो 98वां संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन करता है। संविधान का 98वां संशोधन विधेयक उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के संबंध में प्रक्रिया हेतु राज्य सरकार के कार्यकाल में तत्कालीन न्याय मंत्री अरुण जेटली द्वारा वर्ष 2003 में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था और इसमें राष्ट्रीय न्यायिक आयोग NJC की स्थापना हेतु प्रावधान किए गए। हालांकि मई 2004 में 13वीं लोकसभा के भंग होने के कारण यह विधेयक व्यवगत हो गया। भारत में 2013 तक कितने संविधान संशोधन का क्रियान्वयन किया गया है? 2013 तक 98 संशोधन हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 98 संशोधन हो गए 2013 तक। भारत में मई 2013 तक 98 संविधान संशोधन का क्रियान्वयन हो चुका है, जबकि अब तक अगस्त 2021 तक भारतीय संविधान में 105वां संविधान संशोधन का क्रियान्वयन भी हो चुका है। इसके साथ होता है वीडियो कंप्लीट। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।